बच्चे नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। देखिए हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, उससे पहले समझें ब्लड ग्रुप होता क्या है। जैसे आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट रखी होती है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपका घर है, उसी तरीके से आपके ब्लड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके आरबीसी के सरफेस के बाहर एक प्रोटीन लगा होता है जो उसको उसका नाम देता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन देता है। बेटा ये जो प्रोटीन्स रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ब्लड को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ये ए प्रोटीन होते हैं, बी प्रोटीन होते हैं या फिर आरएच प्रोटीन होते हैं, रीजस मंकी फैक्टर। ये प्रोटीन जानकारी देते हैं हमें ब्लड के बारे में कि ब्लड टाइप क्या है, ए टाइप है, बी टाइप है, ए बी टाइप है, या अगर इनमें से कोई भी प्रोटीन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ओ टाइप का ब्लड है। ये जानकारी हमें क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक से दूसरे में देते हैं, तो जब ये दूसरे की बॉडी में जाएगा, ये प्रोटीन्स उसके लिए फॉरेन बॉडी हो जाएंगे और वहां पर ये एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे। इसीलिए हम इन ब्लड सरफेस प्रोटीन्स को एंटीजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि दूसरे की बॉडी में जाके एंटीजन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के लिए नहीं। अब जैसे मान लो मेरी बॉडी में आरबीसी के ऊपर ए प्रोटीन है, ठीक है ना, तो मैं उसे बोलती हूँ कि मेरे आरबीसी का अपना प्रोटीन है, इसको हम एंटीजन नाम किसी और के लिए देते हैं कि किसी और की बॉडी में एंटीजन की तरह काम करेगा, बट मेरी बॉडी इसको आइडेंटिफाई करती है। अब मान लो ये किसी और की बॉडी में जाए जहां ए नहीं है, बी है, तो ये उसके लिए तो एंटीजन हो गया ना, फॉरेन बॉडी हो गया, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। है बात की नहीं? उसी तरीके से मेरी बॉडी ए है, अब ए को तो वो पहचानती है, तो वो ए के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बनाएगी नहीं, किसके अगेंस्ट बनाएगी? बी के अगेंस्ट। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे को ए ब्लड मिलता है तो मैं कोई एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगी, बट अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप मिलता है तो मैं एंटी बी एंटीबॉडी जरूर बनाऊंगी। तो मेरे ब्लड में, मेरे प्लाज्मा में मुझे कैसी एंटीबॉडीज मिलेंगी बेटा? मुझे एंटी बी एंटीबॉडीज मिलेंगी बेटा। बात समझ आ रही है कि ये ब्लड ग्रुप आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका ब्लड टाइप क्या है, आप कौन सा ब्लड टाइप ले सकते हो और आप किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओगे। तो सबके लिए देखते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि अगर सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड टाइप ए है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। और आप बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओगे, एंटी बी आपके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी नजर आएगी। आप किसको ब्लड ले सकते हो या दे सकते हो बेटा? आप ए को ब्लड दे सकते हो, ए से ले भी सकते हो, आप ओ से भी ले सकते हो, क्योंकि ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान वो होता है जिसकी बॉडी में कोई सरफेस पे प्रोटीन होता ही नहीं है आरबीसी के। तो जब कोई प्रोटीन आएगा ही नहीं तो मेरी बॉडी को कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो मैं उससे ब्लड ले सकती हूँ। इसी तरीके से बेटा हमारे पास बी ब्लड ग्रुप तब होता है जब सरफेस पे बी एंटीजन हो या बी प्रोटीन हो और बी वाला ए को नहीं पहचानेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगी। वो किस किस को ब्लड दे सकता है? बी वाला बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, और ए वाला ही हाल है कि वो ओ से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ के पास तो कोई फॉरेन बॉडी होती नहीं है। जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड में ओ ब्लड ग्रुप है, माने उनके आरबीसी पे कोई प्रोटीन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए भी होता है बेटा, उनके पास ए प्रोटीन भी होता है, उनके पास बी प्रोटीन भी होता है, वो सबको पहचानते हैं, तो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाते और वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक, अब ओ वाली बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसके सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं होता, तो किसी को भी नहीं पहचानता, उसके पास कोई भी आएगा वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटी ए भी बनाएगा, वो एंटी बी भी बनाएगा, और वो सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। बात समझ में आती है बेटा? अब इसके अंदर एक और प्रोटीन है जिसकी बात हमें करनी है, वो है आपका आरएच प्रोटीन बेटा। हम बोलते हैं रीजस मंकी फैक्टर आपके ब्लड को एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर यहाँ पे मेरे पास आरएच ग्रुप भी प्रेजेंट होगा तो मेरा ब्लड हो जाएगा पॉजिटिव, अगर आरएच नहीं होगा तो नेगेटिव, आरएच होगा तो पॉजिटिव, आरएच नहीं होगा तो नेगेटिव। ये आरएच प्रोटीन मेरे ब्लड को पॉजिटिव या नेगेटिव
आइडेंटिफिकेशन देने में हेल्प करता है बेटा। इसको पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, हम बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव ब्लड दे दिया, बात को समझना कि मेरे पास एक आरबीसी है, उसके पास एक प्रोटीन है ए और उसके पास एक प्रोटीन है आरएच उसके सरफेस पे, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ए पॉजिटिव। अगर मैंने ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी ऐसे बंदे की बॉडी में जिसका आरबीसी ऐसा है कि उसके पास ए प्रोटीन तो है बट उसके पास आरएच नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए नेगेटिव। अब जब ये वाला आरबीसी इस बंदे की बॉडी में जाएगा तो इस बंदे की बॉडी को आरएच के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो आरएच को नहीं पहचानता, तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। और बेटा जब वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स क्लम्प होने लग जाएंगे, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, बंदा मर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। रेड ब्लड सेल्स मरने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एंटी आरएच एंटीबॉडी बना के इसको मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसको नहीं जानती। इसको बोलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बेटा। इसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। आप कभी भी एक नेगेटिव इंडिविजुअल को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दोगे, क्योंकि वो आरएच को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा और ब्लड को क्लम्प करके इंसान के मरने का कारण बन जाएगा, बचेगा तो नहीं। बात समझ में आती है? एक स्पेसिफिक टाइप की आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हमें पढ़नी है बेटा, जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल में होती है। लेट्स सी। अब देखते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन मदर एंड फीटस। बेटा मान लो आपका मदर नेगेटिव आरएच है, उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, पर जो फीटस मदर की बॉडी में है, जो वो कैरी कर रही है, वो आरएच पॉजिटिव है। ये आपका प्लेसेंटा है बेटा, जो फीटस को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब मदर का ब्लड नेगेटिव है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, अगर वो ब्लड फीटस के पास जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो वो आराम से न्यूट्रिशन उससे ले सकता है। अब जब डिलीवरी होती है बेटा, तो मटर्नल ब्लड और फीटल ब्लड कांटेक्ट में आते हैं। अब मटर्नल ब्लड आरएच नेगेटिव है और फीटल ब्लड आरएच पॉजिटिव है। फीटल ब्लड तो मदर का ब्लड ले ही रहा था थ्रू आउट प्रेगनेंसी। नई बात किसके लिए? मदर के लिए। जब वो कांटेक्ट में आता है तो उसको एक आरएच एंटीजन दिखता है जिसको वो नहीं पहचानता। अब जिसको वो नहीं पहचानता उसको वो मारने की कोशिश करता है। कैसे? हमारा इम्यून सिस्टम, मदर का इम्यून सिस्टम एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। अब उसके पास ये मेमोरी आ गई कि मेरे को आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है और ये एंटीबॉडी उसकी बॉडी में रहेगी हमेशा। मैंने आपको बताया भी है जब ये ब्लड पढ़ाया था कि एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, और उनके पास मेमोरी होती है। ठीक है ना बेटा? अब देखते हैं, ये सिनेरियो था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा बेटा? अब जब सेकेंड टाइम मदर प्रेग्नेंट होती है बेटा, और अगर सेम सिनेरियो हो कि मदर के पास फिर से पॉजिटिव फीटस है, तो अब क्या होगा? मदर के पास आरएच एंटीजन तो नहीं है, बट मदर के पास एंटी आरएच एंटीबॉडी है बेटा। और अब जब वो प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटी आरएच एंटीबॉडी वाला ब्लड फीटस को देगी, तो क्या होगा? जो फीटस के ब्लड का एंटीजन है और जो मदर का ब्लड एंटीबॉडी लेकर आ रहा है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा बेटा, जिसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? क्लम्पिंग ऑफ फीटल ब्लड और डेथ ऑफ आरबीसीज। अब ये डेथ ऑफ आरबीसीज की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? हीमोग्लोबिन टूटेगा, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनेंगे, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी, सिवियर अनीमिया हो जाएगा आरबीसी की डेथ की वजह से, जॉन्डिस हो जाएगा, और मोस्ट केसेस में फीटस की डेथ भी हो जाती है, स्टिल बर्थ होते हैं बच्चे। इस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को, जो कि एक नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फीटस में देखी जाती है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। जानने वाली बात ये है कि नेगेटिव मदर
पॉजिटिव फीटस कैरी नहीं कर सकती, इट इज फेटल फॉर द फीटस बेटा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। अब हम आगे देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। बेटा ब्लड कोएगुलेशन इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप यूजुअली नोटिस करते हो, आपको कभी चोट लगती है या कट लगता है तो खून ऐसा नहीं कि बहता ही चला जाता है, वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं बेटा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेटा? हमने पढ़ा एक टाइप के ब्लड सेल्स जिनका क्या नाम है, प्लेटलेट्स। जहां पर इंजरी होती है बेटा वहां पर ये प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लेटलेट डिराइव फैक्टर रिलीज करते हैं, जिससे बहुत सारे रिएक्शंस एक कैस्केड में एक के बाद एक के बाद एक होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास एक एंजाइम आता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम आयंस भी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है बेटा? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। ये एक्टिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं एक दूसरे के लिए। इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कैल्शियम आयन की बहुत जरूरत होती है बेटा। अब ये जो फिब्रिन है बेटा, ये प्रोटीन है जो फाइबर लाइक थ्रेड्स बनाता है और एक मेश लाइक नेटवर्क बनाता है विद ट्रैप्ड डेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। तो ऐसे आपकी क्लॉटिंग हो जाती है बेटा। यूजुअली क्लॉटिंग टाइम आपका 2 to 4 मिनट होता है। अगर किसी का 2 से 4 मिनट में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसका मतलब उसे कोई ना कोई ब्लड क्लॉटिंग डिजीज है बेटा, उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एक क्लासिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर आपको याद हो तो वो है हीमोफीलिया बेटा। अगर आपको मालूम है कि ब्लड क्लॉट ना बनने का कारण उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि उसमें जो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 9th क्लॉटिंग फैक्टर जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, वो मिसिंग होता है, इसीलिए इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं या रॉयल डिजीज भी बोलते हैं बेटा, जो कि आपका क्वीन ऑफ इंग्लैंड में रन करता है। क्यों वहां पर ये क्वीन ही पाई जाती है बेटा? बिकॉज मेल ज्यादा डिजीज होते हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अगर एक भी एक्स के ऊपर वो डिफेक्टिव जीन होगा तो मेल डिजीज हो जाएगा, तो मेल ज्यादातर बच नहीं पाते, तो फीमेल ही रह जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे आना चाहिए। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, रिसेसिव होता है, इसमें 9th क्रिसमस फैक्टर मिसिंग होता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो बात थी ब्लड क्लॉटिंग की और ब्लड ग्रुपिंग की और RH इन कंपैटिबिलिटी की। अब हम अगला अपना सेक्शन लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बेटा।